Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and this video is made by Law Mentoring. Today we will discuss about oral evidence, Article 70 and Article 71 of Kanun Shahadat Order 1984. ऑरल एविडेंस क्या होता है? जब हम एक कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा होता है तो जब एविडेंस की बारी आती है तो सबसे पहले ऑरल एविडेंस ली जाती है विटनेसेस की, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। ऑरल एविडेंस ज़ुबानी शहादत जिसको हम कहते हैं, विटनेसेस को बुलाया जाता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, फिर सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है एंड देन री एग्जामिनेशन इफ़ नेसेसरी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये ऑरल एविडेंस होता है विटनेसेस का टू प्रूव अ फैक्ट। ठीक है, किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो शहादत आती है उसको हम एविडेंस कहते हैं, और जो ज़ुबानी शहादत होती है उसको हम कहते हैं ऑरल एविडेंस। ठीक है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से गवाह बुलाए जाते हैं और उन गवाहों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि कोर्ट की तरफ से रिक्वायर्ड होती हैं। ये होता है ऑरल एविडेंस। ऑरल एविडेंस की जो प्रोविजन है वो है QSO आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस बिफोर इट इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। कोई मैटर ऑफ फैक्ट है, अंडर इंक्वायरी है, कोर्ट जब उसमें विटनेसेस को बुलाने का कहती है कि दोनों पार्टीज अपनी तरफ से विटनेसेस दें, या कोई भी पर्सन जो है वो आकर कोर्ट में जब स्टेटमेंट देता है जिसको कोर्ट बुलाती है, तो वो क्या होता है? वो होता है ऑरल एविडेंस। ठीक है, अब आर्टिकल 70 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 70 और 71 में हमें पता चलता है कि ऑरल एविडेंस जो है वो कब कब एडमिसिबल होती है और कब कब एडमिसिबल नहीं होती। ठीक है, आर्टिकल 70 कहता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ऑरल एविडेंस, कि कोई भी फैक्ट है, ऑल द फैक्ट्स, बेशक वो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है और रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है ये अब हम देखते हैं। इसके लिए एक सेपरेट से भी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा जो है ना इसका जो व्यू है वो हम ले लेते हैं कि फैक्ट इन इशू वो होता है जो मेन जो है ना जिस बात पर दो पार्टीज जो है एग्री या डिसएग्री करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिमिनल ट्रायल की बात करें तो क्या मर्डर कमिट हुआ है या नहीं, क्या ए ने मर्डर किया है या नहीं, ये फैक्ट इन इशू है। जो मेन चीज़ है कि क्या ए ने मर्डर किया है या नहीं। अब इस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे कि ये रेलिवेंट फैक्ट हैं जो इस फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। अब क्या ए ने मर्डर कमिट किया है या नहीं, ये है फैक्ट इन इशू। और क्या अब उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जितने भी फैक्ट्स आएंगे दोनों तरफ से वो रेलिवेंट फैक्ट कंसीडर किए जाएंगे, और इन्हीं रेलिवेंट फैक्ट की बेस पर आगे कोर्ट जो है वो कंक्लूजन तक पहुंचेगी कि क्या जो फैक्ट इन इशू था कि क्या ए ने मर्डर कमिट किया है या नहीं वो ठीक है या नहीं। ठीक है, अब आर्टिकल 70 क्या कहता है कि ऑल द फैक्ट्स वेदर इट इज फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है, मे बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस, के ऑरल एविडेंस के थ्रू जो है वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक आर्टिकल 70 की एक एक्सेप्शन है कि कब आप ऑरल एविडेंस जो है वो एडमिसिबल कब नहीं होगी, किस केस में नहीं होगी? कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये तो था ना मर्डर केस। ठीक है, मर्डर केस में तो ऑरल एविडेंस ज़रूरी है, गवाह आएंगे, उनकी स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आ जाए, जब जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है वो बेस करता है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कोई सिविल लिटिगेशन आ जाती है और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है तामील मुख्तस का दावा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, उसके ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल उसमें कोई मैटर है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। जब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई मैटर जो है वो अराइज हो जाए कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, तो उनको साबित करने के लिए सिर्फ रिटन या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही आएगी, ऑरल एविडेंस नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। लेकिन मेन जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि जब किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स जो है वो क्वेश्चन उस पर कोई क्वेश्चन आता है या कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की जब बारी आती है तो वहाँ पर ऑरल एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी। डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए कि क्या ये रियल है या नहीं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दिया जाए। एक डॉक्यूमेंट को एक रिटन फॉर्म जो चीज़ है उसको एक डॉक्यूमेंट ही साबित करेगा, ऑरल एविडेंस साबित नहीं करेगी। ये जनरल रूल है जो कि हमें आर्टिकल 70 बताता है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि जब सेकेंडरी एविडेंस कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के केस में ही जब परमिजिबल हो सेकेंडरी एविडेंस लेकर आना,
जहां पर अनलेस सच एविडेंस इज एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस। अगर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के केस में भी सेकेंडरी एविडेंस का आना एडमिसिबल होगा, तब इसके लिए हम ऑरल एविडेंस लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज हम इसके लिए ऑरल एविडेंस लेकर नहीं आ सकते। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है आर्टिकल 35 बताता है, ठीक है। ये है आर्टिकल 70। अब आ जाते हैं आर्टिकल 71 पर। आर्टिकल 71 क्या कहता है? ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एविडेंस। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया ना कि ऑरल एविडेंस किस केस में एडमिसिबल होगी और किस केस में एडमिसिबल नहीं होगी। ऑरल एविडेंस जो है वो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के केस में एडमिसिबल नहीं होगी अनलेस कि वो एडमिसिबल जो है सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल हो, परमिसिबल हो, या कोर्ट इजाज़त दे कि सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर आप ऑरल एविडेंस जो है वो दे दें। तो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के केस में वैसे जो जनरल रूल है कि ऑरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती, ठीक है। ये आर्टिकल 70 बताता है कि ऑरल एविडेंस जो है वो कब एडमिसिबल है और कब नहीं है। आर्टिकल 71 हमें क्या बताता है कि ऑरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। अब ऑरल एविडेंस की ऑथेंटिसिटी पे यहाँ पर बात आ रही है कि ऑरल एविडेंस जो है वो ऑथेंटिक कब माना जाएगा? जब वो डायरेक्ट एविडेंस होगा। इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं होना चाहिए, हेयर से एविडेंस नहीं होना चाहिए ऑरल एविडेंस का। डायरेक्ट से अब क्या मुराद है? रियल एविडेंस और ओरिजिनल एविडेंस, जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, ठीक है, जो कि किसी पर्सन ने खुद सुना हो किसी को कि मैंने एक मर्डर कमिट किया है, उसने खुद से अपने कानों से सुना है, ना कि कोई थर्ड पर्सन ने उसको बताया आकर, वो हेयर से एविडेंस बन जाएगा। जब उसने खुद देखा है किसी को मर्डर कमिट करते हुए या खुद सुना है मर्डरर को कबूल करते हुए कि मैंने मर्डर कमिट किया है, तो उसकी जो एविडेंस होगी वो डायरेक्ट मानी जाएगी, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। उसने किसी पर्सन के थ्रू ये बात नहीं सुनी, उसने खुद सुना है मर्डरर को ये कहते हुए कि मैंने मर्डर कमिट किया है, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट एविडेंस। विच कुड बी सीन, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि जिसका देखा जाना जिसको हम देख सकते हैं, तो उसका देखना डायरेक्ट एविडेंस होगा। खुद से किसी थर्ड पर्सन की बात जो है अगर बीच में आ जाती है कि किसी थर्ड पर्सन ने उसको देखा था और उसने आकर मुझे बताया और मैं कोर्ट को बता रहा हूँ, नो, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा, इट इज़ कॉल्ड एज हेयरसे एविडेंस, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जो इंसान खुद से देखे, खुद से सुने या अपनी सेंसेस से परसीव करे, मतलब उसने सुना मर्डरर को ये कहते हुए, देखा उसने मर्डर करते हुए मर्डरर को, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। और इसकी ही ऑरल एविडेंस कंसीडर की जाएगी। जो जिस पर्सन ने मर्डर होते देखा है वही एज अ विटनेस आके ऑरल एविडेंस देगा, क्योंकि उसकी एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होगी। अब जो पर्सन जिसने मर्डरर को ये कहते सुना है कि मैंने मर्डर कमिट किया है, मैंने, अब सी है, सी ने ए के मुंह से ये बात सुनी कि ए जो है वो कह रहा है कि मैंने बी को मर्डर किया है। अब सी जो स्टेटमेंट कोर्ट में देगा एज एन ओरल एविडेंस, वो क्या है? वो एडमिसिबल होगी। क्यों एडमिसिबल होगी? क्योंकि वो डायरेक्ट एविडेंस है, उसने खुद सुना है कि ए ने कहा है कि मैंने बी को मारा है। उसके बाद परसीव्ड बाय सेंसेस, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप अपने सेंसेस से खुद परसीव करते हैं, जिससे आपको लगे कि जो है ना, फॉर एग्जांपल एक जगह पर मर्डर कमिट हुआ है, ठीक है, आप उस जगह पर गए हैं, आपने क्या है कि कोई आपने जो है डेड बॉडी है वहाँ पर कोई, ठीक है, डेड बॉडी की आपको स्मेल आई है, तो स्मेल क्या है? ये आपकी सेंस है, ठीक है। आपकी सेंस ऑफ स्मेल ने आपको बताया कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी जो है वो मौजूद है। तो वो जो आपने अपनी सेंसेस से प्रिसीव किया है कि या फॉर एग्जांपल कोई तेज़ाब की स्मेल हो सकती है, डेड बॉडी की स्मेल हो सकती है, तो ये आप अपनी सेंसेस से प्रिसीव कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ क्या की है? ये खुद से प्रिसीव की है अपनी सेंसेस से, ठीक है। तो ये जब आप कोर्ट में जाके एज एन विटनेस आप एविडेंस देंगे, तो आपकी ऑरल एविडेंस एडमिसिबल होगी, कि क्योंकि वो एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट कैसे बन जाता है? कि मैं उस जगह पर गया था, वहाँ मुझे डेड बॉडी की स्मेल आई, ठीक है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट बन गया। तो यहाँ आपकी ऑरल एविडेंस जो है वो एज एन डायरेक्ट एविडेंस कंसीडर की जाएगी।
उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ वन, ओपिनियन ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड बाय कोर्ट। हम पहले 59, 60 जो आर्टिकल हैं उसमें पढ़कर आ चुके हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, या उससे आगे जो है 60 से ऑनवर्ड थर्ड पर्सन की ओपिनियन। जब कोर्ट को रिक्वायर्ड हो किसी थर्ड पर्सन की एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत हो, कोर्ट को महसूस हो कि इस पर्सन की जो ओपिनियन है वो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, तो कोर्ट उसको बुला सकती है और उसकी जो एविडेंस होगी वो भी डायरेक्ट मानी जाएगी। लेकिन अब आर्टिकल 71 में हमने देख लिया कि ऑरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, हेयर से एविडेंस नहीं होना चाहिए, ये जनरल रूल था। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं कुछ जिसमें हेयर से एविडेंस को भी कंसीडर किया जा सकता है, हेयर से एविडेंस भी मानी जा सकती है। वो कौन कौन से केस हैं जहां पर हेयर से एविडेंस एडमिसिबल होगा? जनरल रूल हमने पढ़ा कि एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, हेयर से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ने जो है ए ने आकर बी को बताया कि मैंने फलां बंदे को सुना है कहते हुए कि मैंने मर्डर किया है। जब बीच में थर्ड पर्सन ऐड हो जाएगा तो वो हेयर से एविडेंस बन जाएगा, विच इज़ नॉट एज एडमिसिबल इन कोर्ट एज एन एविडेंस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 71 ही हमें बताता है कि कुछ ऐसी एक्सेप्शंस मौजूद हैं जहाँ पर हेयर से एविडेंस भी एज एन ऑरल एविडेंस जो है कंसीडर किया जा सकता है कोर्ट में। अब वो कौन सी हैं? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो एक हेयर से एविडेंस कब होगा? जब वो खुद से जाकर कोर्ट में ओपिनियन देगा, तब तो वो हम उसको एक्सेप्शन में नहीं लेकर आएंगे, वो तो जनरल रूल है, वो एडमिसिबल है, कोर्ट ने उसको बुलाया, उसने खुद से आकर अपना ओपिनियन दिया। लेकिन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हेयर से एविडेंस के तौर पे कब एडमिसिबल होगा? जब फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रीटाइज है, एनी ट्रीटाइज होता है कोई रिटन फॉर्म में, कोई बुक लिखी है किसी एक्सपर्ट ने किसी चीज़ पर, कोई मेडिकल के ऊपर उसने कोई चीज़ ऐसी लिख दी है जो कि किसी केस में आकर बाद में ज़रूरी बन जाती है कि कोर्ट को बताई जाए। लेकिन वो एक्सपर्ट जिसने वो बुक लिखी थी जो कि अब सेल हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई बुक लिख दी एक्सपर्ट ने, वो अब मार्केट में सेल हो रही है, उसमें कुछ ऐसा है जो किसी केस को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, और वो एक्सपर्ट जिसने वो बुक लिखी थी, वो जो ऑथर था, उसकी डेथ हो चुकी है, वो अब डायरेक्टली आकर कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकता, तो उसकी वो जो लिखी हुई ट्रीटाइज होगी जो कि अब सेल हो रही है, उसको लेकर आकर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और ये ऑल्दो कि ये एक हेयर से एविडेंस है, खुद से ट्रीटाइज जो है, खुद से जो एक्सपर्ट है उसने आकर ओपिनियन नहीं दी, लेकिन फिर भी ये एज एन हेयर से एविडेंस जो है एक्सेप्शन के तौर पर ऑरल एविडेंस में एडमिसिबल होगी। उसके बाद आ जाते हैं, कोई मटेरियल थिंग ऐसी है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई भी केस में किसी वॉल पर कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसको कोर्ट में पेश करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, अदालत में पेश करना इम्पॉसिबल है। कोई मटेरियल थिंग है ऐसी जिसको कोर्ट ज़रूरी समझे कि इस केस के अंदर ये चीज़ जो है कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है, तो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ऑल्दो कि वो हेयर से एविडेंस, अगर वहाँ पर कोई चीज़ है, कोई बंदा उससे रिलेटेड आकर अदालत में गवाही देगा, तो एज एन हेयर से एविडेंस वो काबिल कबूल होगी। तीसरी एक्सेप्शन क्या है कि कब हेयर से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल हो सकती है? शहादा अलल शहादा। इसका क्या मतलब है कि कोई विटनेस है, अब जो विटनेस था जिसने खुद से देखा, खुद से सुना, खुद से प्रिसीव किया, अब वो तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट विटनेस हो गया ना, उसकी ऑरल एविडेंस डायरेक्ट होगी। लेकिन अगर वो पर्सन जो है मौजूद नहीं है, उसकी अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं की जा सकती, अगर वो बंदा मिल नहीं रहा और उसने अपने बिहाफ पर 2 बंदे अपॉइंट किए हों कि जब कोर्ट बुलाए तो तुम ये गवाही मेरी जगह पर जाकर देना, मेरी जगह पर जाकर तुम डिपोज करना ऑन माय बिहाफ, तो ये क्या होगा? शहादा अलल शहादा। अब जो 2 विटनेस उसने अपॉइंट किए थे, उन 2 विटनेसेस ने खुद तो नहीं देखा मर्डर होते हुए, खुद तो नहीं उसने सुना किसी को कि मैंने मर्डर किया है, वो तो अपॉइंट किए गए हैं असल विटनेस के थ्रू, ठीक है, असल विटनेस ने उनको अपनी जगह पर अपॉइंट किया है, तो ये हो जाएगा शहादा अलल शहादा। अब उन विटनेसेस की जो गवाही होगी वो होगी हेयर से एविडेंस ही, लेकिन ये एक्सेप्शन है किसकी? हेयर से एविडेंस की। आर्टिकल 71 हमें एक्सेप्शंस भी बताता है कि जब वो एडमिसिबल होंगी हेयर से एविडेंस, ठीक है। तो इस केस में शहादा अलल शहादा में जो विटनेस अपॉइंट किए जाएंगे वो भी कोर्ट में जाकर गवाही दे सकते हैं।
ये था आर्टिकल 71। अब आर्टिकल 71 में जो 3 एक्सेप्शंस हेयर से एविडेंस की बताई हुई हैं, उसके अलावा कानून शहादत ऑर्डर में कौन कौन सी और एक्सेप्शंस हैं जो कि एज एन हेयर से एविडेंस कोर्ट में ऑरल एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल होती हैं, तो वो आर्टिकल 46 हमें बताता है कि कोई पर्सन है जिसकी अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं की जा सकती, कोई बंदा मिल नहीं रहा, कोई पर्सन की डेथ हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल आर्टिकल 46 में आ जाती है डाइंग डिक्लेरेशन की। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ हेयर से एविडेंस। ठीक है, जब एक पर्सन मर रहा होता है तो वो अपनी स्टेटमेंट जो देता है होती वो डायरेक्ट ही है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन खुद तो मौजूद नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर बता सके। अब उसके मरने से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं कि मुझे इस पर्सन ने मारा है, वो पहले अपने मरने से पहले अगर वो चीज़ स्टेटमेंट दे देता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हेयर से एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एडमिसिबल होती है, उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। और मेयर डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर ही, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर ही जो है सज़ा हो सकती है मुलजिम को, इसके ऊपर जजमेंट्स भी आई हुई हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक 46 आर्टिकल की एक एग्जांपल दी है डाइंग डिक्लेरेशन की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन मिल नहीं रहा, ठीक है, उसने कोई स्टेटमेंट पहले दी थी, तो वो भी जो है हेयर से एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एडमिसिबल होगी। किसी पर्सन की अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं हो सकती, कोर्ट में आ नहीं सकता किसी भी वजह से, उसने जो स्टेटमेंट दी होगी वो कोर्ट में लेकर आई जा सकती है एज एन हेयर से एविडेंस और वो एडमिसिबल होगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 हमें ये बात बताता है कि किसी पर्सन ने किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, कोई पहले होने वाली जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई उसने स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, वो स्टेटमेंट ही बाद में किसी दूसरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज़ की जा सकती है, जो कि एक एक्सेप्शन है एक हेयर से एविडेंस की। ठीक है, बेशक कोई बंदा मिल नहीं रहा या उसकी डेथ हो चुकी है, उसने पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई स्टेटमेंट दी थी, उसकी डेथ के बाद दूसरी जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी वो यूज़ की जा सकती है। कोई पर्सन मिल नहीं रहा, उसने पहले एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई दी थी गवाही, और उसके गुम होने के बाद दूसरी जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसकी वो गवाही काम आ सकती है एज एन हेयर से एविडेंस। ठीक है, जो उसने पहले खुद से दी थी वो तो डायरेक्ट होगी, लेकिन जो बाद में यूज़ की जा रही है उसकी एब्सेंस में वो एज एन हेयर से एविडेंस जो है यूज़ की जा सकती है ऑरल एविडेंस के तौर पे। ठीक है, एक्सेप्शन टू हेयर से एविडेंस। ठीक है, ये एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस हैं कि हैं ये हेयर से एविडेंस ही, लेकिन कानून शहादत हमें ये बताता है कि ये एक्सेप्शन के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं जब दूसरा कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद ना हो। अब एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि हेयर से एविडेंस हमेशा तब दिया जाता है, तब एडमिसिबल होता है जब कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद ना हो, तब हेयर से एविडेंस की वर्थ होती है, नहीं तो नहीं होती। और जो तीसरा आर्टिकल जो है जिसमें जो है 85 आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 85 है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई भी हो वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है एज एन एक्सेप्शन टू हेयर से एविडेंस, और वो एडमिसिबल होगा कोर्ट पे। और ये थी आर्टिकल 71 के अलावा जो एक्सेप्शन कानून शहादत ऑर्डर में मौजूद हैं। ये था हमारा oral evidence का topic, and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.